चलो वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाउ हम लोग ने ब्रेक से पहले क्या देखा, एक बार क्विकली रिकॉल कर लेते हैं। हम लोग अभी क्या पढ़ रहे हैं, वॉइड अग्रीमेंट्स। ठीक है, मतलब ऐसे अग्रीमेंट्स विच आर एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड एज वॉइड। ठीक है, जिसमें अपन ने सबसे पहले देखा कि अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज। ए सपोज एग्जाम में उन लोग ने ये अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज में माइनर बोल दिया तो वो वॉइड नहीं है, सिर्फ मेजर का वॉइड है। ठीक है भाई, वॉइड है इनिशियो नहीं, माइनर की शादी होने से रोकना वो अग्रीमेंट चलता है, वैलिड है। ठीक है, हाँ। फिर अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, इट इज वॉइड, बट दो केसेस में चलता है, एक तो जहां पर सेल ऑफ गुडविल हुआ, जहां पर एज पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। फिर अपन ने देखा रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स। ठीक है, अगर आर्बिट्रेशन है तो चलता है, अदरवाइज नहीं चलता है। फिर जहां पर मीनिंग इज अनसर्टन, ओके, तो मतलब क्या कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग ही कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो वहां पर वो अग्रीमेंट कैसा होता है, वॉइड होता है। फिर वेजरिंग अग्रीमेंट, वेजरिंग मतलब क्या होता है, गैम्बलिंग, बेटिंग वगैरह सब, उधर उसके एसेंशियल्स फुलफिल होने चाहिए। अच्छा, और सिमिलर ट्रांजैक्शन टू वेजरिंग में अपन ने देखा लॉटरी, क्रॉसवर्ड पजल एंड कॉम्पिटिशन, बट यहाँ पर एज पर द कॉम्पिटिशन एक्ट अगर 1000 रुपये तक का प्राइस है तो वो गैम्बलिंग नहीं है। बट वही अगर हॉर्स रेसिंग में 500 रुपये तक का अगर हॉर्स रेसिंग पे विनिंग का प्राइस है तो वो वेजर है। इज दिस क्लियर? उससे ज्यादा वेजर नहीं है। स्पेक्युलेटिव ट्रांजैक्शन में भी अपन ने देखा शेयर मार्केट वगैरह, इट इज वॉइड। इज दिस क्लियर एवरीवन? अब इस चैप्टर का लास्ट पार्ट है, दैट इज इस यूनिट का लास्ट पार्ट है। क्या बोला है कि कुछ वेजरिंग ट्रांजैक्शन है वो वॉइड नहीं है। वेजरिंग ट्रांजैक्शन तो है बट क्या है, वो वॉइड नहीं है। सबसे पहले चिट फंड, पता है ना चिट फंड क्या होता है? मतलब बहुत सारे लोग एक साथ मिलते हैं, वो लोग 1000 रुपए, किटी पार्टी जो आजकल चलता है, 1000 रुपए लेकर आते हैं, जिसका भी नाम चिट्ठी में निकलता है, ठीक है, उसको वो सारा का सारा पैसा मिल जाता है। इज दिस क्लियर? अंडरस्टूड? मतलब लकी ड्रॉ वगैरह सब चलाते, लकी ड्रॉ में जिसका भी नाम आया उसको सारा का सारा पैसा मिल जाता है, उसको क्या बोलते हैं, चिट फंड। मतलब जैसे तुम लोगों को पता है आजकल जो आंटियां करते हैं ना किटी पार्टी, वो लोग क्या करते हैं, किटी पार्टी में सब लोग 5-5 हजार रुपए लेके जाते हैं, फिर उनके पास एक बोल रहता है, वो वेटर को बुलाते हैं, जिसका भी नाम आया वो सारे के सारे पैसे घर पे लेकर जाता है। तो वो भी एक तरह से लकी ड्रॉ सिस्टम हुआ, चिट फंड। अब ये वेजरिंग है बट ये वॉइड नहीं है, ये वॉइड नहीं है। फिर कमर्शियल ट्रांजैक्शन और शेयर मार्केट ट्रांजैक्शन, मतलब क्या कि जहां पर क्या बोला है, मैंने बोला था ना इंट्राडे नहीं, इंट्राडे वेजरिंग में आता है, बट ये तो क्या हो गया, वे डिलीवरी ऑफ गुड्स और शेयर इज इंटेंडेड टू बी गिवन और टेकन। मतलब क्या, जैसे आज मैंने शेयर्स खरीदे तो मेरे अकाउंट में शेयर्स आ जाएंगे, क्यों? क्योंकि मैं इंट्राडे नहीं कर रहा हूँ, बराबर। और सपोज मैं 10 दिन के बाद बेच देता हूँ तो मेरे अकाउंट से शेयर चले जाएंगे। इंट्राडे में तो क्या होता है, एक्चुअली शेयर आते जाते है ही नहीं, उसका सिर्फ फाइनल सेटलमेंट होता है। क्या होता है, फाइनल सेटलमेंट। फिर तीसरा क्या बोला, गेम ऑफ स्किल एंड एथलेटिक कॉम्पिटिशन वेयर प्राइज मनी डज नॉट एक्सीड 1000, ये अपन ने देख लिया था। ठीक है, एंड लास्ट है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने क्या करवाया, फायर इंश्योरेंस करवाया मेरे घर में, मतलब अगर मेरे घर में आग लगेगी तो मेरे घर में जितनी भी प्रॉपर्टी या जो भी वैल्यू रहेगा गुड्स का वगैरह, उसका मुझे पैसा मिलेगा। अब क्या जरूरी है कि क्या आग लगेगी? नहीं ना, लग भी सकती है, नहीं भी लग सकती है, तो कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट हो गया एक तरह से, वो क्या हो गया, कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट, एंड इट इज वैलिड अंडर लॉ। इज दिस क्लियर? क्योंकि वो वेजरिंग अग्रीमेंट से अलग अलग होता है। इज दिस क्लियर? अब देखो इसका डिस्टिंग्विश मैं तुम लोग को समझाता हूं क्योंकि इंपॉर्टेंट है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस वर्सेस वेजरिंग अग्रीमेंट। सुनना ध्यान से। सबसे पहले इसका मीनिंग देखो, इंश्योरेंस का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, वो लॉस को इंडेमनीफाई करने के लिए, इंडेमनीफाई मतलब कॉम्पेंसेट, इंडेमनीफाई मतलब क्या, अपन पूरा इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट्स पढ़ने वाले स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स में। सो ये कॉन्ट्रैक्ट होता है जहां पर अपन क्या कर रहे हैं, इंडेमनीफाई द लॉस कर रहे हैं। क्या करे, इंडेमनीफाई द लॉस, मतलब किसी का अगर लॉस हुआ है तो उसको क्या मिल रहा है, कॉम्पेंसेशन। जैसे देखो ना LIC, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल घर में अगर कोई एक मेल मेंबर वो गुजर जाता है तो उनको कुछ कॉम्पेंसेशन मिलता है ताकि बाकी के लोग अपना गुजारा चला सके, बराबर। वेरएज वेजरिंग क्या होता है, वेजरिंग इज प्रॉमिस टू पे मनी और मनी इज वर्थ ऑन द हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ एन अनसर्टन इवेंट। देखो डेथ भी अनसर्टन ही है, LIC में जो अपन पॉलिसी लेते हैं डेथ भी कैसा है, अनसर्टन ही है।
बट यहाँ पर लॉस को कम करने के लिए, कॉम्पेंसेट करने के लिए अपन कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते हैं. वेयर ये तो भैया क्या है, इट इज अ प्रॉमिस टू पे अपॉन द हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट. फिर क्रक्स क्या है, कंसिडरेशन, सॉरी कंसिडरेशन मतलब क्या था, क्रक्स ऑफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट इज म्यूचुअल कंसिडरेशन. मतलब यहाँ पर हम इंश्योरेंस कंपनी को प्रीमियम भरते हैं और इन रिटर्न वो अपन को क्या देता है, क्लेम देता है. समझ में आया, या अमाउंट ऑफ कॉम्पेंसेशन. वेयर यहाँ पर तो कोई कंसिडरेशन होता ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ क्या है, गैम्बलिंग है, सट्टा खेल रहे. इंश्योरेबल इंटरेस्ट, मुझे एक बात बताओ, इंश्योर्ड पार्टी हैज इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन द लाइफ और प्रॉपर्टी सॉट टू बी इंश्योर्ड. मतलब आज अगर किसी का इंश्योरेंस निकाल रहे हैं तो उसमें हमें इंटरेस्ट है ना, बराबर. लाइफ इंश्योरेंस, मेडिकल इंश्योरेंस, गाड़ी का इंश्योरेंस. गाड़ी का इंश्योरेंस क्यों निकालते हैं, अगर गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, कुछ भी हुआ तो हमारा लॉस हो जाएगा, ठीक है. वेयरएज यहाँ पर देयर इज नो प्रॉपर्टी इन केस ऑफ वेजरिंग अग्रीमेंट, ठीक है. यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, दूसरों की प्रॉपर्टी या लाइफ के ऊपर अपन क्या कर रहे हैं, बेटिंग कर रहे हैं. समझ में आया ना. अब वो घोड़ा मेरा है क्या, हॉर्स रेस में नहीं, बट मैं उसके ऊपर बेटिंग कर रहा हूँ, तो दूसरों की प्रॉपर्टी के ऊपर मैं कर रहा हूँ ना. वेयरएज इंश्योरेंस मतलब क्या, वो गाड़ी मेरी है इसलिए मैं इंश्योरेंस निकल रहा हूँ. तो यहाँ पर ओन प्रॉपर्टी होती है, यहाँ पर ओन प्रॉपर्टी नहीं होती. कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, मुझे एक बात बताना, एक्सेप्ट लाइफ इंश्योरेंस द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस इंडेमनिफाइज द इंश्योर्ड पर्सन अगेंस्ट लॉस. बराबर. जैसे फॉर एग्जांपल लाइफ इंश्योरेंस एक अलग चीज होती है, बट जैसे थेफ्ट इंश्योरेंस मतलब चोरी का इंश्योरेंस करवाना, फायर इंश्योरेंस करवाना, ठीक है. फिर ट्रैवल इंश्योरेंस करवाना. तुम लोग पता है ट्रेन से फ्लाइट से ट्रैवल करते हो तो तुम्हारा ट्रैवल इंश्योरेंस होता है. और यहाँ पर क्या, लूजर हैज टू पे द फिक्स्ड अमाउंट ऑन द हैपनिंग ऑफ एन अनसर्टेन, क्योंकि जो विनर होता है उसको पैसा मिलता है और पे कौन करता है, जो लूजर होता है. इट इज वैलिड एंड एनफोर्सेबल वेदर इट इज वॉइड एंड अनएनफोर्सेबल. समझ में आया. प्रीमियम, यहाँ पर प्रीमियम कैसे वो लोग कैलकुलेट करते हैं, जितना रिस्क उतना ही प्रीमियम. अगर ज्यादा रिस्क है तो ज्यादा प्रीमियम होता है, कम रिस्क है तो कम प्रीमियम. जैसे एक बेसिक एग्जांपल लेना, तुम्हारा मेडिकल इंश्योरेंस का जो प्रीमियम रहेगा ना वो कम रहेगा, क्योंकि तुम क्या रोज हॉस्पिटल जाने वाले हो, साल में 2-3 बार जाने वाले हो, कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, बराबर. बट जो बूढ़े लोग रहते हैं 40-50 साल के, तो उनका प्रीमियम ज्यादा रहता है. समझ में आया. वेरएज यहाँ पर तो कोई कैलकुलेशन ही नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर प्रीमियम का कॉन्सेप्ट ही नहीं होता. पब्लिक वेलफेयर, मुझे एक बात बताओ, दे आर बेनिफिशियल टू द सोसाइटी एंड दे हैव बीन रिगार्डेड अगेंस्ट पब्लिक वेलफेयर. इज दिस क्लियर. क्योंकि वेजरिंग इज नॉट अ रियल, बोलते हैं ना, इट इज समहाउ अगेंस्ट टू पब्लिक पॉलिसी. इज दिस क्लियर एवरीवन. समझ में आया. ये डिस्टिंग्विश बिटवीन तो तुम होमवर्क में लिख के लाओगे. अभी फिलहाल ये 4 पॉइंट्स तुम लोग लिखोगे, सिर्फ हेड पॉइंट्स लिखो, तुम लोग को पूरा लिखने की जरूरत नहीं है. चिट फंड याद रहेगा ना, साइड में किटी पार्टी लिख देना तो अच्छे से याद रहेगा. किटी पार्टी, जितना जितना हाईलाइट किया उतना लिख लो. यहाँ पर अगर वो 1000 को एक्सीड नहीं करता है तो चलता है, प्राइज मनी शुड नॉट एक्सीड 1000, तब वो वैलिड माना जाएगा. और एक पेज छोड़ देना डिस्टिंग्विश लिखने के लिए, वो घर से लिख के लाना है.
डन. So with this we complete our third unit of Contract Act. 6 more units to go. ठीक है. सी जो तुम्हारा 7th 8th और 9th यूनिट है ना, उसको एक पूरा अलग ही वो चैप्टर बनता है, मतलब इट इज लाइक अ स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स. ठीक है. तो ऐसा देखने जाए तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का ही वो पार्ट है, बट वो स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स है. ठीक है. ये खत्म हो गया. ये तुम लोग होमवर्क में लिख के लाओगे. एक आधा क्वेश्चन करना है क्या? चलो ये वाला 6th क्वेश्चन देखो. ईशान of the age 16 years was studying in an engineering college. On 1st March 2018 he took a loan of rupees 2 lakhs from Mr. Vishal for payment of his college fees. 16 years, huh? And agreed to pay by 30th May 2019. Ishan possesses assets worth rupees 15 lakhs. On due date, Ishan fails to pay back the loan to Vishal. Vishal now wants to recover the loan from Ishan out of his assets. Decide whether Vishal would succeed referring to the provisions of the Indian Contract Act 1872. सोच के मुझे बताना, क्या वो सक्सेसफुल होगा? होगा कि नहीं होगा? क्या वो होगा सक्सेसफुल? क्या उसका वो रिलेटिव है, उसको नेसेसरीज दे रहा है? नहीं. सो अग्रीमेंट विथ अ माइनर इज वॉइड एब इनिशियो. इज दिस क्लियर? अंडरस्टूड? इसका आंसर कैसे लिखा है देखो यहाँ पर. पहले तो इन लोग ने बोला दैट अकॉर्डिंग टू सेक्शन 11 एवरी पर्सन इज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट हु इज ऑफ द एज ऑफ मेजोरिटी, साउंड माइंड, ठीक है, एंड नॉट डिस्क्वालिफाइड. ये तुम लोग ने इंट्रोडक्शन लिख दिया. फिर अ पर्सन वॉज कंप्लीटेड एज ऑफ 18 ईयर्स इज मेजर एंड अदरवाइज ही विल बी ट्रीटेड एज माइनर. तो ईशान यहाँ पर कौन है? माइनर है. तो एनी अग्रीमेंट विथ हिम इज वॉइड. साथ साथ क्या बोला है? एज पर सेक्शन 68, वो तो जाने दो, प्रिस्क्राइब्स द लायबिलिटी ऑफ माइनर फॉर सप्लाई ऑफ थिंग्स विच आर नेसेसरीज ऑफ लाइफ टू हिम. इट सेज दैट दो माइनर इज नॉट पर्सनली लायबल. ठीक है, ये पॉइंट भी लिख देना तुम. अब सपोज अगर वो उसको नेसेसरीज दे रहा है, सुनना, उसने क्या दिया? उसको पढ़ाई के लिए दिया ना. ठीक है. तो अगर वो उसको रिकवर कर भी लेता है तो उसकी जो प्रॉपर्टी है 1.5 लाख, उतना ही वो रिकवर कर पाएगा, बिकॉज माइनर कैन नॉट बी पर्सनली लायबल. ठीक है. इट सेज दैट दो माइनर इज नॉट पर्सनली लायबल टू पे द प्राइस फॉर नेसेसरी सप्लाई टू हिम और मनी लेंड फॉर द पर्पज. ये जो सप्लायर है और लेंडर विल बी एंटाइटल्ड टू क्लेम द मनी ऑफ और प्राइस ऑफ गुड्स which are necessary suited to his condition of life provided the minor has the property. So can I say liability of minor is only to the extent of minor's property? In the above case, Vishal will be entitled to recover the amount of loan given to Ishan for payment of college fees from the property of minor. मतलब 1.5 लाख तक का वो वसूल कर सकता है, क्योंकि उसने क्या दिया है? नेसेसरीज दिया है. समझ में आया क्या? इज दिस क्लियर? पता चला तुम लोग को? अच्छा, ये क्वेश्चन तुम घर से लिख के लाओगे होमवर्क में. 2 होमवर्क दिया मैंने. ठीक है, बराबर. ये 2 लिख के लाना. बाकी के अपन क्वेश्चंस करेंगे. वी विल ऑल्सो हैव अ क्वेश्चन आंसर राउंड. एक दिन सारे अपन क्वेश्चंस ही प्रैक्टिस करेंगे. ठीक है. अभी अपन स्टार्ट करते हैं यूनिट नंबर 4. चलो, नाउ वी आर स्टार्टिंग यूनिट नंबर 4. यूनिट नंबर 4 क्या बोलता है? परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट. यूनिट नंबर 4 इज टॉकिंग अबाउट परफॉर्मेंस. मतलब कॉन्ट्रैक्ट ऐसा होना चाहिए जिसका परफॉर्मेंस कैसा होना चाहिए? पॉसिबल होना चाहिए. इज दिस क्लियर? सी, परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में अपन देखने वाले हैं
बाय हु, मतलब इसको कौन परफॉर्म करेगा, बराबर। नॉर्मली जिसने ऑफर दिया है और एक्सेप्टेंस हो गया, जैसे एक बेसिक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। मैंने आदित्य को ऑफर दिया था, आदित्य आई विल लेंड यू माई आईफोन, ठीक है, मतलब आई विल नॉट लेंड यू, आई विल सेल माई आईफोन, लेंड तो मतलब देना हो गया, सो आई विल सेल माई आईफोन फॉर 40,000, ठीक है। अब आदित्य को क्या परफॉर्म करना है, उसको मुझे 40,000 देना है और मुझे इन रिटर्न उसको मेरा आईफोन देना है। अब मेरे पास दो आईफोन है, एक आईफोन 16 प्रो मैक्स है और एक 13 है। तो अगर हम लोगों ने अग्रीमेंट में स्पेसिफाई कुछ किया ही नहीं था तो वो तो अनसर्टन हो गया, कौन सा आईफोन दोगे। तो चलो अगर स्पेसिफाई किया कि आईफोन 16 प्रो मैक्स दूंगा, उसके बदले में अगर उसको आईफोन 13 दे रहा हूँ, तो क्या मैंने परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट किया, नहीं किया। अच्छा सपोज आदित्य ने बोला 40,000 मैं आपको दूंगा, उसके बदले वो मेरे को सिर्फ 20,000 दे रहा है, क्या उसने परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हुआ, नहीं हुआ। सो देखो सबसे पहले अपन देखेंगे कौन परफॉर्म करता है। जहां पर जॉइंट प्रॉमिसर है या जॉइंट प्रॉमिसी है तो उधर की लायबिलिटी क्या होती है, एंड साथ ही साथ राइट्स ऑफ द जॉइंट प्रॉमिसी क्या है। फिर टाइम एंड प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस, जो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है वही टाइम और वही प्लेस होना चाहिए। फिर क्या बोला है, परफॉर्मेंस ऑफ रेसिप्रोकल प्रॉमिस, मतलब क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ करूंगा तो तुम भी सामने मेरे लिए कुछ करोगे। अग्रीमेंट टू डू इम्पॉसिबल एक्ट, अरे इम्पॉसिबल एक्ट कभी भी होते हैं क्या, मतलब वैसे अग्रीमेंट ही कैसे होते हैं, वॉइड एब इनिशियल। अप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट, फिर कॉन्ट्रैक्ट विच नीड नॉट बी परफॉर्म एंड डिस्चार्ज ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, ये सारी चीज अपन यहाँ पर पढ़ने वाले, मतलब दिस इज एन एंटायर सेगमेंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। अब तक तुम लोगों को तीनों के तीनों यूनिट समझ में आए। मैं एक बार ओवरव्यू दूं, अपन ने क्या किया, यूनिट नंबर 1 में सबसे पहले अपन ने देखा कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, ठीक है। देखो यूनिट नंबर 1 में अपन ने देखा कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, ठीक है। सो कॉन्ट्रैक्ट क्या है, इट इज एन अग्रीमेंट एनफोर्सिएबल बाय लॉ। फिर अपन ने देखा अग्रीमेंट, तो कहने से अग्रीमेंट और एनफोर्सिएबिलिटी। फिर अग्रीमेंट क्या होता है, इट इज ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। वहां पर अपन ने टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट देखे थे, टाइप्स ऑफ ऑफर देखा, एक्सेप्टेंस देखा, सारे लीगल रूल्स देखे, एवरीथिंग वी सॉ। फिर कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस, ये पूरा का पूरा अपन ने पढ़ा था यूनिट नंबर 1 में। यूनिट नंबर 2 में अपन ने क्या देखा, सिर्फ कंसिडरेशन देखा, मतलब लीगल रूल्स रिगार्डिंग कंसिडरेशन, नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, व्हाट इज कंसिडरेशन, ठीक है। फिर कभी कभी अगर विदाउट कंसिडरेशन भी अग्रीमेंट है तो भी वो वैलिड माना जाता है। एंड याद करना लास्ट में अपन ने पढ़ा था राइट ऑफ सूट बाय थर्ड पार्टीज, बराबर, ये यूनिट 2 में पढ़ा। यूनिट नंबर 3 में पूरा अपन ने सेक्शन नंबर 10 पढ़ा, मतलब क्या, कॉम्पिटेंसी ऑफ द पार्टीज। फिर अपन ने देखा फ्री कंसेंट, कब कब फ्री कंसेंट नहीं होता है, इफ इट इज गॉट बाय कोअर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, मिसरिप्रेजेंटेशन, फ्रॉड एंड मिस्टेक, बराबर। फिर अपन ने देखा लॉफुल कंसिडरेशन और लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए। एंड लास्ट में अपन ने क्या देखा, एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड अग्रीमेंट्स, ठीक है, जिसमें पूरा लिस्ट था। समझ में आया। अभी तक ये अपन ने यूनिट नंबर 1, 2 और 3 में ये सब चीजें अपन ने देखी है। यूनिट नंबर 4 अपन को क्लियरली क्या बोला है, परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। क्या बोलता है, परफॉर्मेंस, मतलब कैसे परफॉर्म करना है या कब कब हम नॉन परफॉर्मेंस होगा, वो सब अपन देखते हैं। तो पहली बात तो परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या होता है, जो भी वादा किया था उस वादे को पूरा करना, उसी को क्या बोलते हैं, परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, बराबर। सो परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मीन्स फुलफिलमेंट ऑफ ऑब्लिगेशंस टू द कॉन्ट्रैक्ट। क्या होता है, इसका मीनिंग क्या होता है, फुलफिलमेंट ऑफ ऑब्लिगेशंस टू द कॉन्ट्रैक्ट। जैसे मैंने और आदित्य ने, हम लोग ने, मैंने आदित्य को ऑफर दिया था, विल यू बाय माई आईफोन 16 प्रो मैक्स फॉर 40,000, ठीक है। सो दैट वाज द ऑफर, ही एक्सेप्टेड द ऑफर, तो हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अब इसका परफॉर्मेंस मतलब क्या, मैं उसको आईफोन 16 प्रो मैक्स ही देना चाहिए, अगर मैंने 13 दे दिया तो आई हैव नॉट परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, इन रिटर्न चलो मैंने तो उसको दे दिया, बट उसको भी तो मुझे 40,000 देने पड़ेंगे। वो फिर नाटक करता है, नहीं मैं अभी 20,000 देता हूँ, बाद में आपको 20,000 देता हूँ, ऐसा चलेगा क्या, नहीं चलेगा। तो परफॉर्मेंस मतलब क्या, फुलफिलमेंट ऑफ ऑब्लिगेशन। परफॉर्मेंस मतलब क्या, फुलफिलमेंट ऑफ ऑब्लिगेशन। इज दिस क्लियर। अब देखो सेक्शन 37 क्या बोलता है, हर्ष तेरा ध्यान नहीं, ध्यान दे। द पार्टीज टू अ कॉन्ट्रैक्ट मस्ट आइदर परफॉर्म और ऑफर टू परफॉर्म देयर रिस्पेक्टिव प्रॉमिस unless such performance is dispensed with or excused under the provisions of contract or any other law। इसका मतलब क्या होता है कि नॉर्मली कोई भी कॉन्ट्रैक्ट में जो वादा किया गया है वो फुलफिल करना चाहिए। अगर स्पेसिफिकली किसी कानून में लिखा है, बराबर, तो वो चलता है। जैसे अपन ने देखा था माइनर कैन प्लीड माइनॉरिटी, मतलब उसने मेजर को फंसा दिया और फिर वो क्या बोलता है, ही कैन प्लीड माइनॉरिटी।
तो वहां पर क्या कानून में क्लियरली बोला है कि तुम माइनर की पर्सनल प्रॉपर्टी को बेच के कुछ भी नहीं कर सकते, तो वो अलग चीज होती है। अगर वहां पर वो अपना पार्ट परफॉर्मेंस नहीं करता है तो चलता है। इज दिस क्लियर? अब देखो टाइप्स, एक होता है एक्चुअल परफॉर्मेंस करना और एक होता है ऑफर टू परफॉर्म। एक क्या होता है? ऑफर टू परफॉर्म। देखो ध्यान से, एग्जाम्पल्स सुनोगे तो समझ में आएगा। एक्स बोरोस 5 लाख फ्रॉम वाई विथ अ प्रॉमिस टू बी पेड आफ्टर 1 मंथ। एक्स रीपेज द अमाउंट ऑफ ड्यू डेट, मतलब क्या उसने एक्चुअली परफॉर्म कर दिया। 1 महीने के लिए उधार पे 5 लाख दिए थे, ड्यू डेट पे उसने 5 लाख रिटर्न कर दिए, मतलब उसका कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है खत्म। सो द परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज कंप्लीटेड। डिड यू अंडरस्टैंड? इसको क्या बोलते हैं? एक्चुअल परफॉर्मेंस। नेक्स्ट क्या है? ऑफर टू परफॉर्म या अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस या टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस। इसका मतलब सुनना, ऊपर वाला समझ में आया तुम लोग को? एक्चुअल परफॉर्मेंस इधर क्या होता है? ए प्रॉमिसेस टू डिलीवर सर्टेन गुड्स टू बी, प्रॉमिस किया है। ए टेक्स द गुड्स टू द अपॉइंटेड प्लेस ड्यूरिंग बिजनेस आवर्स, बट बी बोलता है, बट बी रिफ्यूजेस टू टेक द डिलीवरी ऑफ गुड्स। अरे तुम्हारे घर पे अमेजोन से डिलीवरी वाले आते हैं, तुम घर पे नहीं हो, तो क्या लिख के आते हैं? एन अटेम्प्ट ऑफ डिलीवरी मेड बट नो बडी वॉज प्रेजेंटेड एट होम, मतलब नो बडी वॉज प्रेजेंट एट होम, तो उसको क्या बोलते हैं? डिलीवरी अटेम्प्टेड बट अनसक्सेसफुल। अरे उसी को तो बोलते हैं ना अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस। क्या अमेजोन वाले ने तुम्हारे घर पे भेजा ही नहीं? कुरियर भेजा था बट कोई घर पे नहीं था, या तो फिर तुम लोग ने रिफ्यूज कर दिया, बराबर, तो उसको क्या बोलते हैं? अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस। उसको क्या बोलते हैं? इज दिस क्लियर? एक होता है एक्चुअल परफॉर्मेंस और एक होता है अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस। मतलब जब उसने तुम्हारे घर पे प्रोडक्ट डिलीवर कर दिया तो क्या बोलता है? डिलीवर्ड, प्रोडक्ट वॉज सक्सेसफुली डिलीवर्ड। और अगर जब डिलीवर नहीं हो पाया तो क्या बोलता है? अटेम्प्टेड डिलीवरी। ऐसे लिख के आता है कि नहीं आता है? बराबर के नहीं? मैसेज आता है ना? सो देखो दो टाइप का परफॉर्मेंस होता है, एक होता है एक्चुअल परफॉर्मेंस और एक होता है अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस। समझ में आया? सो एक्चुअल परफॉर्मेंस मतलब क्या? वेयर अ पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट हैज डन what he had undertaken to do, or either of the parties has fulfilled their obligation under a contract within the time and in the manner prescribed. Whereas attempted performance में क्या होता है? It may happen sometimes when the performance becomes due. अब वापस से वो दूसरे दिन आता है फिर डिलीवरी करने के लिए, बराबर के नहीं? The promiser offers to perform his obligation but the promisee refuses to accept the performance. Are you understanding? इसको क्या बोलते हैं? Attempted performance. ओके गाइस, तो चलो एक काम करो, हेडिंग दे दो परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यूनिट नंबर 4। यूनिट नंबर 4, टेक अ फ्रेश पेज, गिव द हेडिंग परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ये तुम लोग को पहले तीनों यूनिट में कॉन्फिडेंस है ना? याद आ रहा है ना? अपन रिवीजन करेंगे, डोंट वरी। जितना हाईलाइट किया उतना लिखो।
हो गया? समझ में आया तुम लोग को? अब देखो एक्चुअल परफॉर्मेंस जो है ना, उसमें तो कहने से फिर वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है, बराबर। बट अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस के कुछ कंडीशंस होते हैं। अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस के क्या होते हैं? सी, यहां पर अपन क्या देखने वाले? कंडीशंस टू बी सेटिस्फाइड फॉर एन अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस, ठीक है। अब देखो जैसे फॉर एग्जांपल वो उधर अमेजोन वाला बोलता है दैट अटेम्प्टेड डिलीवरी अटेम्प्टेड, ठीक है। तो तुम तुम्हारे वॉचमैन को पूछते हो नहीं इधर तो आया नहीं, क्योंकि एक साइन तो होती है ना। एटलीस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ, तुम लोग इसको कैसे समझोगे, ठीक है। हावेवर वो अमेजोन की डिलीवरी और इसका कुछ लेना देना नहीं है, बट जैसे उसमें भी कुछ कंडीशंस होते हैं। अब सपोज वो तुम्हारे घर तक आया, बैल ही नहीं बजाया, तो कैसे अटेम्प्टेड डिलीवरी? आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो देखो हमेशा याद रखना, एक्चुअल परफॉर्मेंस जब हो जाता है ना तो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है। एक्चुअल परफॉर्मेंस पे क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है, क्योंकि दोनों पार्टीज क्या करते हैं? अपने ऑब्लिगेशंस को कंप्लीट कर देते हैं। बट कॉन्ट्रैक्ट कब खत्म नहीं होता है? जब अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस है। कैसा है? अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस। तो उसमें कुछ कंडीशन है। सबसे पहला क्या होना चाहिए कि जो भी तुम्हारा अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस है वो अनकंडीशनल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? जैसे देखो ए ऑफर्स टू बी, ठीक है, टू रीपे ओनली द प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ द लोन। अरे भाई ऐसा थोड़ी चलता है, इंटरेस्ट भी तो होना चाहिए ना, बराबर। क्या पूरा पैसा दिया उसने? नहीं, सिर्फ प्रिंसिपल। ऐसा थोड़ी चलता है, मुझे तो इंटरेस्ट भी चाहिए। तो कहना से उसमें एक कंडीशन आ गई, तो वैसा नहीं चलेगा। इट मस्ट ऑलवेज बी अनकंडीशनल, मतलब परफॉर्मेंस मस्ट बी अनकंडीशनल। तुम लोग देखो ना, याद करो बिल्स ऑफ एक्सचेंज में जब वो एक पार्ट पेमेंट देता था और बोलता था कि अभी मैं बाकी का पैसा बाद में दूंगा, तो तुम उस बिल को डिसऑनर करते थे और एक नया बिल बनाते थे। यस और नो? सो दिस इज नॉट अ वैलिड टेंडर सिंस द होल अमाउंट ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट इज नॉट ऑफर्ड। मतलब क्या कि जो भी तुम्हारा अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस है वो कंडीशनल नहीं होना चाहिए, मतलब इट मस्ट बी अनकंडीशनल। आर यू अंडरस्टैंडिंग? पहला पॉइंट समझ में आया क्या? ये क्या है? कंडीशंस टू बी सेटिस्फाइड फॉर अ वैलिड अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस। दूसरा, इट मस्ट बी मेड एट अ प्रॉपर टाइम एंड प्लेस। मतलब इफ द प्रोमिसर वांट्स टू डिलीवर गुड्स एट 2 AM, अरे ऐसे थोड़ी चलेगा, रात को 2 बजे चलेगा क्या? नहीं, इट इज नॉट अ वैलिड टेंडर एज इट वॉज, अनलेस, हाँ अनलेस अगर अग्रीड है तो चलता है। अगर अग्रीड है तो चलेगा। जैसे देखो ना, अमेजोन की डिलीवरी सुबह 7 बजे भी होती है, 7 बजे से चालू हो जाता है, बराबर। बट तुम्हारे पास ऑप्शन रहता है ना कि डिलीवरी कितने बजे होनी चाहिए। सपोज तुम बोलते हो नहीं हम तो सुबह से घर पे नहीं रहता है, तो शाम को 6 से लेकर रात को 10 बजे तक है तो चलेगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? फिर रीजनेबल अपॉर्चुनिटी टू एग्जामिन द गुड्स। रीजनेबल अपॉर्चुनिटी टू एग्जामिन द गुड्स मतलब क्या कि मैं पहले गुड्स को चेक करूंगा फिर ही मैं उसका पेमेंट करूंगा, ये भी तो देना चाहिए ना, ठीक है। एग्जाम्पल देखो, ए कॉन्ट्रैक्ट टू डिलीवर बी, ठीक है, एट इज वेयर हाउस 1000 kgs ऑफ वीट ऑन सर्टन डेट। अब ए मस्ट ब्रिंग द वीट टू बीज वेयर हाउस ऑन द अपॉइंटेड डेट, मतलब जिस दिन बोला था उस दिन वो लेकर आएगा, बराबर। तो ही उसको अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस बोलते हैं। Under such circumstances, that B may have reasonable opportunity of satisfying himself that the thing offered is wheat of the quality contracted for and that there are 1000 kg। अब मुझे एक बात बताओ सिंपल, तुम जब जाते हो बैंक में कैश डिपॉजिट करवाने भी जाते हो, सिर्फ स्लिप पे लिख दिया और कैश दे दिया तो चल जाता है क्या? वो लोग भरोसा करते हैं? नहीं, वो लोग काउंट करते हैं ना। तुम ऐसे बोलोगे अरे मैंने तो काउंट किया है, तुम ऐसे कैसे करते हो? अरे वो लोग काउंट करेंगे। मतलब क्या, जो भी तुम्हारा अदर पार्टी है उसको एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी देना चाहिए टू एग्जामिन द। क्लियर हो गया? जैसे देखो हम लोग क्रोमा में गए, एक टीवी का ऑर्डर दिया, ठीक है। अब थोड़ी ना वो डेमो पीस उठा के थोड़ी देने वाले घर पे, वो लोग वेयर हाउस से एक नया पीस भिजवाएंगे। अब जैसे ही नया पीस आएगा तो तुम चेक करोगे ना बराबर से पीस सही है नहीं है, उसके बाद ही तुम पेमेंट करोगे। थोड़ा पैसा तुमने क्रोमा में दे दिया, बाकी का पैसा तुम कब दोगे? डिलीवरी पे दोगे। तो अगर वो लोग तुमको चेक करने नहीं देंगे तो चलेगा क्या? नहीं चलेगा। फिर लास्ट कंडीशन क्या बोला है? इट मस्ट बी फॉर द होल ऑब्लिगेशन। ऐसा नहीं कि थोड़ा थोड़ा पार्ट परफॉर्मेंस नहीं होना चाहिए, इट मस्ट बी फॉर द होल ऑब्लिगेशन। एग्जाम्पल देखो, X a singer enters into a contract with Y, the manager of a theater, to sing at his theaters 2 nights in every week during the next 2 months. Y engaged to pay her 10,000 for each night's performance. एवरी नाइट का जितना भी वो गाना गाएगा उसको 10,000 रुपया मिलेंगे, ठीक है। ऑन द 6th नाइट
एक्स विलफुली एब्सेंट्स हरसेल्फ फ्रॉम द थिएटर, मतलब 5 दिन वो आई, उसके बाद छठे दिन वो आई नहीं. अब वाई इज एट द लिबर्टी टू पुट द एंड टू द कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि क्या उसने पूरा ऑब्लिगेशन फुलफिल किया? नहीं. एक और एग्जांपल देखो, ए प्रॉमिस टू डिलीवर 100 बेल्स ऑफ कॉटन ऑन अ सर्टेन डे. कितने बेल्स? ये क्वांटिटी होता है, 100 बेल्स मतलब वो एक पर्टिकुलर क्वांटिटी है. ऑन द डे अग्रीड एंड प्लेस ए ऑफर्स टू डिलीवर 80 बेल्स ओनली. चलेगा क्या ये? कॉन्ट्रैक्ट में कितना बोला था? 100 बेल्स, उसके पहले कितना बोल रहा है? 80 बेल्स. तो पार्ट परफॉर्मेंस नहीं होना चाहिए, मतलब इट मस्ट बी फॉर द होल ऑब्लिगेशन. आर यू अंडरस्टैंडिंग? इज दिस क्लियर एवरीवन? पक्का? चलो ये चारों के चारों कंडीशंस लिखो. वो हेडफोन्स लिख देना. हो गया? ये 3 कंडीशन लिख के हो गया. आगे बढ़े. चौथा कंडीशन लिखो, इट मस्ट बी फॉर होल ऑब्लिगेशन. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. अभी देखो नेक्स्ट क्या है. अपन ने अब तक देखा परफॉर्मेंस. परफॉर्मेंस मतलब क्या होता है? फुलफिलमेंट ऑफ ऑब्लिगेशन. उसमें अपन ने देखा एक्चुअल परफॉर्मेंस होता है एंड अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस. बराबर. अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस के 4 अपन ने कंडीशंस भी देख लिए. मतलब क्या? सबसे पहला क्या कंडीशन है? इट मस्ट बी अनकंडीशनल, मस्ट बी मेड एट अ प्रॉपर टाइम एंड प्लेस, रीजनेबल अपॉर्चुनिटी टू एग्जामिन द गुड्स एंड मस्ट बी फॉर द होल ऑब्लिगेशन. अब बाय हुम अ कॉन्ट्रैक्ट में भी परफॉर्म. कौन कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करेगा? पहली बात तो प्रॉमिसर खुद परफॉर्म करेगा, या तो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव परफॉर्म करेगा, या तो कोई एजेंट परफॉर्म करेगा, या तो कोई थर्ड पर्सन परफॉर्म करेगा, एंड या तो जॉइंट प्रॉमिसर. तो यही सब चीजें अपन यहाँ पर पढ़ने वाले हैं. प्रॉमिसर हिमसेल्फ. बराबर. जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने सत्यम को कॉन्ट्रैक्ट दिया कि सत्यम तू मेरे घर पे पेंटिंग करेगा. ठीक है, तो उसका मैंने उसको 10,000 रुपये एडवांस दिया और पूरे कॉन्ट्रैक्ट का टोटल 1 लाख रुपया होता है. अब मुझे एक बात बताओ, दूसरे दिन सत्यम ध्रुव को भेज देता है, चलेगा क्या? हाँ, वो उसका अगर आदमी रहेगा, उसके ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है तो बात अलग है, बट अदरवाइज चलेगा क्या? नहीं चलेगा, क्योंकि मैंने क्या बोला था कि सत्यम ही मेरे घर पे पेंटिंग करेगा. कॉन्ट्रैक्ट अगर उसके साथ हुआ है तो उसी को आना चाहिए था. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इज दिस क्लियर? अब देखो जैसे यहाँ पर क्या है, A promises to paint a picture for B and this must be performed by the promiser himself. तो प्रॉमिस कौन फुलफिल करेगा? पहला तो क्या बोला है? प्रॉमिसर हिमसेल्फ. दूसरा क्या? उसका एजेंट. एजेंट मतलब क्या? जैसे फॉर एग्जांपल अब देखो, सपोज ना मैं एक घर रेंट पे ले रहा हूँ. ठीक है, अब घर रेंट पे ले रहा हूँ तो उधर वो जो घर का मालिक है वो इधर रहता है नहीं, सपोज वो यूएस में रहता है. तो कॉन्ट्रैक्ट तो मेरा उसके साथ ही होगा ना, मालिक के साथ, प्रिंसिपल के साथ. बट घर की चाबी, घर का सब कुछ हो तो अग्रीमेंट वगैरह सब बनाने का काम किसका है? एजेंट का है. ठीक है, सो वेयर पर्सनल कंसिडरेशन इज नॉट द फाउंडेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, द प्रॉमिसर और हिज रिप्रेजेंटेटिव में एम्प्लॉय अ कॉम्पिटेंट पर्सन टू परफॉर्म. अरे मुझे एक बात बताओ, एल आई सी अपन को पॉलिसीज देता है. ठीक है, अब
कॉन्ट्रैक्ट तो हमारा LIC के साथ है, बट वो पूरा कामकाज प्रीमियम वगैरह सब वो कौन करता है? एजेंट करता है। क्या LIC तुम्हारे घर पे आता है क्या? नहीं, उसके एजेंट्स ही आते हैं ना। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इज दिस क्लियर? सो पहला तो देखो, परफॉर्मेंस कौन करेगा? बाय हुम अ कॉन्ट्रैक्ट में बी परफॉर्म, या तो प्रॉमिसर हिमसेल्फ, या तो फिर एजेंट, या लीगल रिप्रेजेंटेटिव। लीगल रिप्रेजेंटेटिव मतलब क्या? जब प्रॉमिसर मर गया, कौन मर गया? प्रॉमिसर मर गया, तो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव इसको परफॉर्म करेगी। बट सपोज, अब देखो, सपोज सत्यम जो है, सत्यम को ही सिर्फ पेंटिंग का काम आता है, ठीक है, अब उसके बीवी बच्चों को तो नहीं आता, तो क्या वो परफॉर्म कर पाएंगे? उसमें नहीं कर पाएंगे। सो अगर कोई पर्टिकुलर एक्सपर्टीज है या स्किल है, अब जैसे देखो फॉर एग्जांपल मेरे दादाजी डॉक्टर थे, ठीक है, तो अब मेरे चाचू और मेरे पापा वो लोग डॉक्टर नहीं है तो क्या अगर फॉर एग्जांपल हर्ष की अगर हार्ट की सर्जरी करने का कॉन्ट्रैक्ट मेरे दादाजी ने लिया था और वो चल बसे, तो मेरे चाचू या पापा करने जाएंगे क्या? नहीं। समझ में आ रहा है क्या? सो लीगल रिप्रेजेंटेटिव कब कर सकता है? जब कोई पर्सनल स्किल वगैरह सब इन्वॉल्व नहीं होनी चाहिए। इज दिस क्लियर? अंडरस्टूड? देखो, ए प्रोमिस टू बी टू पे 1 लाख ऑन द डिलीवरी ऑफ सर्टन गुड्स। कौन पे करने वाला है? ए। अब सपोज ए मर गया तो कौन पे करेगा? ए के लीगल रिप्रेजेंटेटिव। ए में परफॉर्म दिस प्रॉमिस आइदर बाय हिमसेल्फ और कॉजिंग समवन एल्स टू पे द मनी टू बी। इफ ए डाइज बिफोर द टाइम अपॉइंटेड फॉर पेमेंट, पेमेंट करने से पहले अगर ए मर गया तो क्या होएगा? उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव विल पे द मनी, या तो फिर ए ने जिसको भी एम्प्लॉय किया रहेगा उसका एज अ लीगल रिप्रेजेंटेटिव वो बी को पैसा दे देगा। समझ में आ रहा है क्या? अंडरस्टूड? ऐसा नहीं कि गुड्स भी ले लिया और ए भी चला गया। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इफ बी डाइज बिफोर द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट फॉर द डिलीवरी, अब देखो बी के केस से समझना, ए ने पेमेंट तो दे दिया, ये सॉरी ए पेमेंट देगा, बट बी मर गया पहले, तो अब डिलीवरी कौन करेगा? बी का लीगल रिप्रेजेंटेटिव करेगा। इज दिस क्लियर? अंडरस्टूड? अच्छा, और जब बी के लीगल रिप्रेजेंटेटिव ने गुड्स डिलीवर कर दिए तो ए को देना पड़ेगा उसको 1 लाख रुपया। समझ में आया क्या? अब तक अपन ने देखा कि कॉन्ट्रैक्ट का परफॉर्मेंस कौन कौन कर सकता है? या तो प्रॉमिसर खुद कर सकता है, या वो एजेंट को अपॉइंट कर सकता है, या अगर वो मर गया तो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव कर सकता है। नेक्स्ट क्या बोला है? थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन मतलब क्या? प्रॉमिसर किसी को भी बोल सकता है कि वो ये थर्ड पर्सन मेरे बदले करेगा। जैसे देखो सिंपल है, ए रिसीव्ड सर्टेन गुड्स फ्रॉम बी प्रॉमिसिंग टू पे 1 लाख। अब क्या हो रहा है? लेटर ऑन ए एक्सप्रेसेस इनएबिलिटी टू मेक द पेमेंट। ए बोलता है भाई मेरे पास पैसा नहीं है, तो क्या हो गया? सी जो ए का नोन पर्सन है वो पे करता है 60,000 टू बी ऑन बिहाफ ऑफ ए। हावेवर ए वॉज नॉट अवेयर ऑफ द पेमेंट, बराबर? तो सी को पता ही नहीं था, ए को पता नहीं था कि सी ने उसको 60,000 दे दिया। नाउ बी इज इंटेंडिंग टू स्यू ए फॉर द अमाउंट ऑफ 1 लाख। क्या वो उसको 1 लाख का मतलब केस कर सकता है उसके ऊपर? नहीं, क्योंकि अब बाकी कितना है? सिर्फ 40,000 है। इज दिस क्लियर? क्या वो पूरे अमाउंट का केस कर सकता है? नहीं कर सकता, क्योंकि एटलीस्ट 60,000 तो उसको मिल गए ना, भले ए ने नहीं दिए बट सी ने तो दिए ना, उसके पहचान वाले ने। सो क्या बोला है? थर्ड पर्सन भी परफॉर्मेंस कर सकता है। इफेक्ट ऑफ एक्सेप्टिंग परफॉर्मेंस फ्रॉम द थर्ड पर्सन। एंड लास्ट है जॉइंट प्रॉमिसर। लास्ट क्या है? जॉइंट प्रॉमिसर। मतलब अगर जॉइंटली लोगों ने कुछ प्रॉमिस किया है तो उनको जॉइंटली उस प्रॉमिस को फुलफिल करना चाहिए, मतलब दे कैन परफॉर्म इट जॉइंटली। जैसे देखो ए बी एंड सी जॉइंटली प्रॉमिस टू पे 6 लाख टू डी, मतलब अब यहाँ पर ए बी और सी दे कैन जॉइंटली परफॉर्म एंड दे मस्ट जॉइंटली परफॉर्म द प्रॉमिस। इफ ए डाइज बिफोर द परफॉर्मेंस, अब देखो जब 6 लाख रुपए देने थे उसके पहले अगर ए मर गया तो ए का लीगल रिप्रेजेंटेटिव बी और सी के साथ क्या करेगा? मिलके प्रॉमिस फुलफिल करेगा। और अगर तीनों के तीनों मर गए तो तीनों के लीगल रिप्रेजेंटेटिव जॉइंटली प्रॉमिस को फुलफिल करेंगे। समझ में आया क्या? नहीं? अंडरस्टूड एवरीवन? पक्का? ओके, तो एक काम करो, हेडिंग दे दो, बाय हुम अ कॉन्ट्रैक्ट में बी परफॉर्म। इसके अंदर ना यू विल हैव टू राइट दिस कंप्लीटली, बिकॉज इफ आई मेक इट शॉर्ट, ओके, व्हाट इज गोइंग टू हैपन?
मैं यहाँ पर शॉर्ट में लिखवा दूंगा, मतलब देखो प्रॉमिसर हिमसेल्फ, अगर कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा लिखा है कि प्रॉमिसर को ही प्रॉमिस फुलफिल करना है तो उसको ही करना पड़ेगा। और जहाँ पर पर्सनल स्किल या डिलीजेंस है, जैसे देखो ना वो सर्जरी वाला जो एग्जांपल मैंने दिया, इसका हार्ट का सर्जरी करना था तो उधर वो डॉक्टर को ही करना पड़ेगा ना, वैसे बोलेगा नर्स को चल जा तू कर ले, हार्ट खोल के इसका रख, ऐसा चलेगा क्या? नहीं। सो ये जो लैंग्वेज है ना, ये लैंग्वेज इंस्टीट्यूट को चाहिए। यू विल हैव टू राइट दिस। If there is something in the contract to show that it was the intention of parties that the promise should be performed by the promisor himself, then such promise must be performed by the promisor. Is this clear? फिर एजेंट में क्या है? वेयर पर्सनल कंसिडरेशन इज नॉट द फाउंडेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, द प्रॉमिसर और हिज रिप्रेजेंटेटिव मे एम्प्लॉय अ कॉम्पिटेंट पर्सन टू परफॉर्म इट। पहले 2 पॉइंट लिखो। थर्ड वाला पूरा लिखना पड़ेगा।
हो गया। नॉन फिनल लॉकअप पूरा पेपर हो जाएगा। यह वेरी परफेक्ट राइट। मेरा नहीं होता आज फ्रैक्चर है। अब हुआ तो ऐसा केस सारे डिफेक्ट में एक्सीडेंट हुआ है। वो हेलमेट नहीं पहनता था, ऐसे ही चलाता था। तू चलाया और तू गिरा। मजा आता था क्या बाइक क्यों और डिफेक्ट करना है? ऐसे एक पैर इधर एक पैर उधर इतना वाकड़ा कैसा बनना है? पता है इतना डिफेक्टिव है तो और डिफेक्ट कम कर देगा तो फिर बड़ा नहीं समझता। मिस्टर बीन समझता क्या कुछ का? एक लाइफ मतलब क्या सारे बॉडी पार्ट तोड़वा के जाएगा? चार मिनट समझता है क्या? एक ही लाइफ है तो चलता है। प्लेन उड़ाना एक काम करना एक ही लाइफ है। पापा को बोल मेरे को प्राइवेट जेट 300 करोड़ का ही है। थोड़ा हेल्थ का ध्यान रखो। काम बढ़ते हैं तो थिंक ऑफ द फैमिली ऑल्सो। किसी से शादी करेगा वो सोचेगी ये खुद भी मरेगा मेरे को भी मरवाएगा। डाउट है वो एक डाउट है। बोल रहा है कि ऑपरेशन होने वाला है उसने पैसा दे दिया और तब तक मर गए तो ऑपरेशन कैसे होगा? नहीं होगा, दूसरा डॉक्टर पैसा वापस मिलेगा ना। अरे पैसा वापस मिलेगा। क्या चैरिटी कर रहे हो क्या? इसको ज्यादा पता रहेगा। चलो लीगल रिप्रेजेंटेटिव तक समझ में आया। सी ये क्या पढ़ रहे हैं? हु कैन परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट। तो सबसे पहले प्रोमिसर हिमसेल्फ, या तो उसका एजेंट या तो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव। अच्छा नेक्स्ट क्या है? थर्ड पर्सन। सुनो, व्हेन अ promisee accepts performance of the promise from a third person he cannot afterwards enforce it against the promiser। मतलब अगर उसने कॉन्ट्रैक्ट में एक्सेप्ट कर लिया कि भाई ये तीसरा बंदा, जैसे एक बेसिक एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है। मैंने एक बार स्विमिंग सीखने गया था, ठीक है। तो उधर वो स्विमिंग के एकदम एक अच्छे सर थे, ठीक है। तो मुझे लगा कि वही सिखाएंगे, बराबर, क्योंकि डेमो क्लास में भी उन्होंने मुझे बोला कि देख ऐसे ऐसे करने का स्विमिंग, ठीक है, क्योंकि आई एम वाटर फोबिक। फिर जब मेरा फर्स्ट क्लास था ना, वाटर फोबिक मतलब मुझे पानी से डर लगता है, ओके। उसका मतलब ये नहीं कि मैं नहाता नहीं हूँ, ठीक है। पानी से डर लग रहा है मतलब एक डेप्थ वाले पानी से, यस। तो अब जब मैं गया ना, तब डे वन पे वो सर तो थे ही नहीं। वो तो शांति से बैठ के सबको इंस्ट्रक्शन दे रहे थे, सीटी बजा रहे थे, मतलब कि कितने तक जाने का वगैरह सब। तो मैंने बोला आप सिखाओ चलो। बोला नहीं ऐसा थोड़ी होता है। मैंने बोला ऐसे कैसे? तो बोला आपने कॉन्ट्रैक्ट में साइन किया है कि द स्विमिंग विल बी टॉट बाय द इंस्ट्रक्टर्स, मतलब जो पूल के अंदर जो इंस्ट्रक्टर्स ट्रेनर्स रहते हैं वो सिखाएंगे। अब जैसे जिम में, मैंने गोल्ड्स जिम में या किसी पर्टिकुलर जिम में मेंबरशिप लिया, अब उधर का ओनर सपोज मेरा फ्रेंड है, ऐसा थोड़ी होगा कि वही मेरे को पर्सनल ट्रेनिंग देगा, नहीं ना। ट्रेनर तो कोई भी हो सकता है। तो यहाँ पर क्या, फिर बाद में मैं ऐसे नहीं बोल सकता कि नहीं वही आना चाहिए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? एंड पांचवा क्या तुम्हारा? जॉइंट प्रोमिसर। व्हेन टू और मोर पर्सन हैव मेड अ जॉइंट प्रॉमिस unless a contrary intention appears by the contract all such person must jointly fulfill the promise। समझ में आया? और अगर वो मर गए तो उनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव उसको फुलफिल करेंगे। चलो इसको लिखो। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में अभी तो चौथा लिमिट है, जो तुम्हें लास्ट टाइम तो दिखाई दिया ना।
आना चाहिए ना एग्जाम में लिखने को, क्या बोलते हैं अभी यूट्यूब पे दिखाया था कैसे एग्जाम अच्छा 80 नंबर तूने एक अटेम्प्ट दे दिया ऑलरेडी तो मॉक टेस्ट अब मुझे फॉर्म आपका लिखने और मेरे को किया है भरोसा रखना खुद पे ऐसा जेल पेन से नहीं लिखना है, एग्जाम में भी नहीं चलेगा, बॉल पेन यूज किया करो, ये बॉल पेन है और वो भी ब्लैक पेन ना, एग्जाम में ब्लैक पेन से लिखने का है, एक ही पेन फिक्स करने का, उसमें तुम्हारा ग्रिप बनना चाहिए, ब्लू नहीं चलेगा, तेरा पेपर चेंज नहीं होगा, चलेगा तेरे को ब्लू पेन से लिख, ब्लैक पेन ओनली। तुम लोग को तो इको के वक्त भी मैंने बोला था ब्लैक पेन ही यूज करना है, बोला था कि नहीं बोला था मैंने इको में, नहीं बोला था इको में कहाँ लिखना है, तुम तो उधर बैठे रहते थे दो बेंच पे, ध्यान ही नहीं होता तो वो भूषण उज्जवल के साथ परीक्षा से पढ़ेंगे तो तुम सारे लॉ में इतने सुधर कैसे गए, तब मुझे ऐसे तो डर लग रहा था तुम्हारी बैच को लॉ पढ़ाते हुए, भगवान ये लोग कुछ लिखेंगे नहीं लिखेंगे क्या करेंगे भगवान जाने, तुम बहुत अच्छे बनते हो आज से मैं तुमको पढ़ा इको में तो नहीं ले पाया था, मैंने नहीं समझा देता हाँ प्रॉमिस किया रे अब देख उसमें से आदित्य आएगा नहीं क्योंकि उसके एग्जाम चल रहे होंगे तो एक काम कम हो गया हाँ ब्लू भी नहीं आएगा मतलब 4 और 6 तुम लोग तो पार्टी का खाते नहीं होना है ना, इस समय खाते ना लोग बस हमने 4-5 की पार्टी कॉलेज में बगा के आती हूँ मैं है ना, तो रोज कॉलेज क्यों जाती है पैसा मिलता है क्या तेरे को रोज कॉलेज जाने का, तो फ्रेंड कैसे कपड़े मारने जाते हैं ऐसे ही चले जाते हैं, कैंटीन में खाना खाने जाते हैं टाइम पास करते हैं और सुबह का टाइम तो पढ़ाई नहीं करती, कॉलेज में लेकर टाइम पास करती मम्मी को बोलता हूँ इसको कॉलेज भेजना ही बंद करो है ना। चलो अटेंडेंस कंपलसरी क्या कॉलेज में, तो क्यों जाती है, सोने का ना सुबह घर पे शांति से, क्या तुझे से धक्का मार के निकालते कॉलेज जा, तो फिर चलो ये समझ में आया तुम लोग को, लिसन ओ गाइस अपन ने यूनिट 4 में अब तक क्या किया, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस यूनिट इज अबाउट परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, परफॉर्मेंस मतलब क्या होता है, फुलफिलमेंट ऑफ ऑब्लिगेशन, इसके 2 कैटेगरी होते हैं, एक होता है एक्चुअल परफॉर्मेंस, एक होता है अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस, एक्चुअल परफॉर्मेंस मतलब क्या फिर कॉन्ट्रैक्ट ही खत्म हो गया, एंड अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस में कॉन्ट्रैक्ट खत्म नहीं होता है, इसके कुछ कंडीशन है, मतलब देखो एसेंशियल्स है, एसेंशियल्स ठीक है, सबसे पहले अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस मस्ट बी अनकंडीशनल, इट मस्ट बी मेड एट प्रॉपर टाइम एंड प्लेस, एंड साथ ही साथ क्या देना चाहिए, रीजनेबल अपॉर्चुनिटी टू एग्जामिन द गुड्स, एंड लास्ट कंडीशन क्या था, इट मस्ट बी फॉर द होल ऑब्लिगेशन। फिर अपन ने देखा बाय हुम अ कॉन्ट्रैक्ट में भी परफॉर्म तो 5 पार्टीज कर सकती है, या तो प्रॉमिसर हिमसेल्फ, अगर अब देखो अगर उसमें भी एक्सपर्टीज या कोई स्किल वगैरह तो प्रॉमिसर को ही करना पड़ता है, जैसे सर्जन है, हार्ट का सर्जन है तो वही करेगा ना, या तो फिर उसका एजेंट या तो फिर लीगल रिप्रेजेंटेटिव, मतलब जब प्रॉमिसर मर जाता है तो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव क्या करते हैं, उसको फुलफिल करते हैं। फिर अगर थर्ड पर्सन, अगर प्रॉमिसी ने एक्सेप्ट किया है कि परफॉर्मेंस विल बी डन बाय थर्ड पर्सन, तो फिर प्रॉमिसी नाटक नहीं करेगा,
एंड लास्ट क्या है, जॉइंट प्रोमिसर, तो उसमें जॉइंटली सारे के सारे प्रोमिसर्स मिलके परफॉर्म करते हैं और अगर वो मर जाते हैं तो उनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स परफॉर्म करते हैं। अब तक यहाँ मतलब आज हम लोग ने यहाँ तक किया है। कल अपन डिस्टिंक्शन बिटवीन सक्सेशन एंड असाइनमेंट से स्टार्ट करेंगे। तुम लोग को होमवर्क में क्या करना है, इंश्योरेंस एंड वेजरिंग वाला करना है और एक वो जो क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस, सी यू टुमारो, बाय बाय, टेक केयर।